हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस बायोलॉजी के लिए हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आवर इन्वायरमेंट। हमारी जो यूनिट है ना आवर इन्वायरमेंट, ये KVS में भी एज इट इज़ पूछी जाती है, NVS में पूछी जाती है, EMRS में भी पूछी जाती है और DSSB में पूछी जाती है। तो अगर एक बार आप आवर इन्वायरमेंट का टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो आपके 3-4 एग्जाम में वो आपको हेल्प करेगा। अब इन्वायरमेंट की 3 थियरी क्लासेस मैंने आपके अपलोड की है। जितना भी सिलेबस आपको दिया था, कोई भी टॉपिक मैंने आपका मिस नहीं किया है। उसके बाद हमने DSSB के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करना हमने स्टार्ट किया था। 25 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। आज उससे आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो हमारा 26th क्वेश्चन उन्होंने पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपसे किसका एग्जाम्पल पूछा है? इंडस्ट्रीज की वजह से अगर सॉइल पोल्यूट हो रही है तो उसका एग्जाम्पल कौन है? आपके घर का जो किचन वेस्ट है, क्या वो इंडस्ट्रियल सोर्स है? फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक बॉटल या फिर फ्लाई ऐश? तो आपको पता है जो आपकी फ्लाई ऐश है ना, वो आपकी इंडस्ट्रीज की वजह से रिलीज होती है। तो ठीक है, फ्लाई ऐश जो है वो कैसा सोर्स है? हमारे सॉइल पोल्यूशन का इंडस्ट्रियल सोर्स है। ठीक है, प्लास्टिक बॉटल हम इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं, किचन वेस्ट जो होता है वो हमारे घर से निकला हुआ वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये इंडस्ट्रियल कारण नहीं है, लेकिन जो हमारा फ्लाई ऐश है वो कैसा कारण है? इंडस्ट्रियल सोर्स है सॉइल पोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन टर्म का मीनिंग क्या होता है? जब क्या होता है, बार बार जो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है वो आपके ट्रॉफिक लेवल में उनकी कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होती रहती है, उसको हम क्या बुलाते हैं? बायोमैग्निफिकेशन बुलाते हैं। तो इन्होंने पूछा कि बायोमैग्निफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द डिस्टर्ब्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड अल्टीमेटली थिनिंग ऑफ एगशेल ऑफ बर्ड। तो जब मैंने आपको बायोमैग्निफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा केमिकल था जिसके एक्यूमुलेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई थी? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगा था और बर्ड्स जो अंडे दे रहे थे उनकी जो एग शेल थी, जिसका काम होता है कि छोटे छोटे बर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखना जब तक वो बाहर हैच नहीं कर गए। ठीक है, तो वो इतनी पतली होने लगी थी कि वो हैच होने से पहले ही टूट जाती थी। लेड की वजह से, मरकरी की वजह से, DDT की वजह से या फिर जिंक की वजह से। तो आपको पता है DDT जो है वो एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है जिसे हमारे खेतों में स्प्रे किया जाता था। तो जब उसका बायोमैग्निफिकेशन की वजह से क्या होने लगा था, जो हमारे बर्ड्स है उनकी जो एगशेल है वो बहुत ज़्यादा थिन होने लगी थी। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एयर पॉल्यूटेंट। आपको एयर पॉल्यूटेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट रीड करने हैं पहले। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोल और वुड। इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ठीक है, एक गैस के बारे में उन्होंने आपको 2 स्टेटमेंट बताया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी गैस है जिसका कोई कलर नहीं है और इसके अंदर से कोई खुशबू भी नहीं आती, कोई स्मेल भी नहीं आती, कोई अजीब सी स्मेल भी नहीं आती है। ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं? ऑर्डर बुलाते हैं। ठीक है, और ये कब रिलीज होती है? अगर आपके जो पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, आपकी जो कोल है, वुड है, अगर उसका इनकम्प्लीट कंबस्शन हो। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है हमारी कौन सी गैस की बात हो रही है? हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बात हो रही है। अगर आपके जो फॉसिल फ्यूल्स है वो सही से बर्न नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है उनका, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, जो बहुत ही हाईली टॉक्सिक गैस होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, एक कमरे को बंद कर लेते हैं और वहां पर है ना सर्दियों के टाइम पे अंगीठी जलाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, उस वाले रूम में ना बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और जो लोग वहाँ पर मोस्टली सो रहे होते हैं, सोते सोते ही उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कौन सा ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन के
नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, लाइटनिंग, स्नोइंग या फिर रेनिंग। तो आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्रीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और दूसरा होता है लाइटनिंग। जब आपकी बिजली कड़कती है तो उसकी वजह से भी आपकी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो जो लाइटनिंग होती है उसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ पोल्यूशन विच हैज लेड टू द सेम टू सफर फ्रॉम मार्बल कैंसर। तो आपको पता है हमारा जो ताजमहल है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही वाइट संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन बार बार टाइम के साथ वो कैसा होते जा रहा है, पीला पड़ते जा रहा है। हमारा जो संगमरमर है उसे पीला पड़ते जा रहा है और उस चीज को हमने क्या टर्म दिया है, मार्बल कैंसर बुला रहे हैं हम उसको। तो मार्बल कैंसर का कारण क्या है, वाटर पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है, एसिड रेन की वजह से ऐसा हो रहा है, स्मोक की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको पता है जब किसी एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है या फिर बहुत सारा फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा होता है, तो हमारी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो सब क्या करते हैं, एयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स की फॉर्म में घूम रहे होते हैं। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में नीचे गिरते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं, इस फिनोमिना को हम एसिड रेन बुलाते हैं। और ये जो एसिड रेन आपके मार्बल पे गिरती है तो उसको कैसा कर देती है, पीला कर देती है। तो जो ताजमहल है वो इतना ज्यादा उसका जो मार्बल है वो पीला होते जा रहा था, खराब होते जा रहा था, उसका कारण कौन है, एसिड रेन उसका कारण है। अच्छा, एसिड रेन हम कितने पीएच पे किसी रेन को हम एसिड रेन बुलाते हैं, ये मेरे को कॉमेंट्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, अर्बन वेस्ट की वजह से प्राप्त होती है, जियोलॉजिकल सोर्सेज की वजह से प्राप्त होती है, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री ऑपरेशन जो है वहां से बहुत सारा नाइट्रोजन रिलीज होता है, या फिर एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वहां से रिलीज होता है। तो आपको पता है हमारी बॉडी में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इवन उनकी ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अबंडेंट जो सोर्स है नाइट्रोजन का वो क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट है नाइट्रोजन। ठीक है, 78% अराउंड। ठीक है, 78% हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज डज ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट टू द कंपोजिशन ऑफ एयर। अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है, 78% है। अब आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज बतानी है। तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कितने परसेंट होता है, 20.09%। ठीक है, इसलिए हम इसे कभी कभी 21% भी लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडेंट इन रॉकेट्स टू बर्न द फ्यूल। अगर आप फ्यूल को बर्न करना चाहते हो तो एज अ ऑक्सीडेंट कौन रोल प्ले करता है, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हीलियम या फिर लिक्विड आर्गन। तो ये रोल प्ले कौन करता है, हमारा जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है वो इस तरीके से रोल प्ले करता है। हम जब अपने रॉकेट्स में एज अ फ्यूल बर्न करते हैं तो किसको बर्न करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन को बर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर हैज लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। अगर आप अपने खेतों में एग्रीकल्चर करते हुए बहुत सारे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आजकल हम कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, यूट्रिफिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, फोटोकेमिकल स्मोक की प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर डीकैंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। 1 ओनली, 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या फिर 1, 2 एंड 3। तो आपको पता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो वाटर बॉडीज है उसके अंदर है ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। स्पेशली हम जब वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल, फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है, तो किसको लेड करता है, यूट्रिफिकेशन को लेड करता है। ठीक है, तो ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अप टू 10 किलोमीटर इज कॉल्ड। तो आपको मैंने एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर बताई है, 5 हमारी टोटल लेयर होती है। ठीक है,
उनके नाम क्या क्या होते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक और पांचवी लेयर होती है हमारी एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो सबसे नीचे से अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर मैं अर्थ के सरफेस से स्टार्ट कर रही हूँ, नीचे जहाँ पर हम प्रेजेंट है वहां से 10 किलोमीटर अगर मैं ऊपर जा रही हूँ तो मैं कौन सी लेयर में जा रही हूँ? ट्रोपोस्फेयर में जा रही हूँ। अगर मैं 10 to 50 किलोमीटर के अराउंड हूँ तो मैं कौन सी लेयर में हूँ? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में हूँ। अगर मैं उससे ऊपर जा रही हूँ तो मैं कौन सी लेयर में हूँ? 80 किलोमीटर तक हूँ तो किस में जा रही हूँ? मीजोस्फेयर में जा रही हूँ। 80 to 400 किलोमीटर तक अगर मैं जा रही हूँ तो मैं थर्मोस्फेयर में हूँ। और 400 अबव कौन सी लेयर हमारी स्टार्ट हो जाती है? एक्सोस्फेयर लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे नीचे वाली जो हमारी लेयर होती है उसका नाम होता है ट्रोपोस्फेयर। हमारा जो वेदर फॉर्मेशन होता है वो यहीं पर टेक प्लेस करता है, और जो गैस हम ब्रीथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, सांस लेने के लिए जो हवा हम यूज करते हैं वो भी कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। एरोप्लेन हमारे किस लेयर में फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में फ्लाई करते हैं। ठीक है, हमारी जो ओजोन होती है मैक्सिमम, जो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, वो भी कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में मेनली प्रेजेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन अर्थ एटमॉस्फेयर लीड टू द फिनोमेना। यानी कि हमारे जो अर्थ का सरफेस है, एटमॉस्फेयर है, वहां पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता रहेगा तो क्या होने लगेगा? कौन सा फिनोमेना होने लगेगा? एसिड रेन होने लगेगी, फोटोकेमिकल स्मोक बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, या फिर ओजोन होल की प्रॉब्लम होने लगी। तो आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या करती है? सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, और उसके बाद है ना उसे एस्केप नहीं करने देती, हीट को एस्केप नहीं करने देती, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जा रहा है। और इस फिनोमिना को हम क्या टर्म करते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं हम इसको। क्योंकि आपको पता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंड वाली जगह है, अगर मुझे वहां पर है ना बहुत सारी सब्जियां उगानी है या फिर पौधे उगाने हैं, तो उस क्लाइमेट तो सपोर्ट नहीं कर रहा है उनको, तो हम क्या करते हैं? वहां पे एक ग्लास का हाउस बना लेते हैं, क्योंकि वो हीट को ट्रैप करके रखेगा और वहां पर जो हीट है उसको मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। और CO2 ऐसा करता है। ठीक है, CO2 जो गैस होती है वो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, लेकिन आजकल वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे CO2 का लेवल इंक्रीज होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेस्टिक सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। डोमेस्टिक का मतलब होता है आपके घर से निकलने वाला। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन का कौन सा है? डोमेस्टिक सोर्स नहीं है। प्लास्टिक बैग, फर्टिलाइजर, किचन वेस्ट, या फिर ग्लास बॉटल्स। तो आपको पता है ये सब कुछ तो हमारे डोमेस्टिक सोर्स के अंदर आता है, लेकिन जो हमारे फर्टिलाइजर है वो कैसा वेस्ट है? एग्रीकल्चर में यूज होने वाली चीज है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की तरफ से आ रहा है वो वाला पोल्यूशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो डोमेस्टिक सोर्स नहीं है सॉइल पोल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। यानी कि जब आप अर्थ के सरफेस पे है, आपके सबसे पास जो लेयर होगी एटमॉस्फेयर की वो कौन सी होगी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, या फिर थर्मोस्फेयर। तो हमारे सबसे क्लोजेस्ट जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? कोयल, combustion of coal, combustion of petroleum, volcanoes. Choose the correct code. Only 1 and 2, only 2 and 3, ओनली 1 and 3, या फिर 1, 2 and 3। तो आपको पता है जब हमारा कोयला जलता है तो वहां से भी सल्फर के ऑक्साइड रिलीज होते हैं। जब हमारा पेट्रोलियम जल रहा होता है तो आपको पता है हमारे जो कोल एंड पेट्रोलियम है ना, हमारे जो फॉसिल फ्यूल है उनके अंदर सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, लेकिन प्रेजेंट तो है ना। तो वहां से जब वो जलेंगे तो वहां पे हमारा सल्फर रिलीज होगा, सल्फर ऑक्साइड रिलीज होगा। जो हमारे वॉल्केनोज है, आपको पता है वहां से बहुत सारी डस्ट निकल रही होती है, वहां से बहुत सारी आग निकल रही होती है, तो वहां से बहुत सारा सल्फर ऑक्साइड के वहां से बहुत सारा सल्फर ऑक्साइड भी रिलीज हो रहा होता है। तो ये तीनों के तीनों हमारे सोर्स होते हैं सल्फर ऑक्साइड के। ठीक है,
तो तीनों के तीनों एकदम करेक्ट है। जब आपका कोल बर्न होता है तो भी सल्फर ऑक्साइड रिलीज होता है, जब आपका पेट्रोलियम बर्न होता है तो भी रिलीज होता है, वोल्केनो अगर कहीं पे फटता है तो भी सल्फर ऑक्साइड रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज नॉट कवर्ड इन द टर्म वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की कोई डेफिनेशन है, उनमें से कौन सा वाटर पोल्यूशन के अंदर कवर्ड नहीं है? द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू द बॉडीज, अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी। तो जब मैंने आपको वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन बताई है तो मैंने आपको बताया तीन चीज़ों को हम वाटर पोल्यूशन टर्म करते हैं। अगर आपके अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस बढ़ रहे हैं तो भी वाटर पोल्यूशन हो रहा है, अगर डिजायरेबल सब्सटेंसेस घटते जा रहे हैं तो भी वाटर पोल्यूशन हो रहा है, या फिर अगर आपकी वाटर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है तो भी वाटर पोल्यूशन है। तो इन्होंने पूछा है नॉट कवर्ड, तो नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि ये दोनों की दोनों तो कवर्ड है, ठीक है, ये वाटर पोल्यूशन को डिफाइन कर रही हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि नॉट कवर्ड, तो ये दोनों तो कवर्ड है, तो इसलिए नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, जो उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे हमारे प्लांट्स उसे यूटिलाइज कर सके, तो उनको वो कहाँ पर मिलते हैं? ऑल स्पीसीज ऑफ डाइकोट प्लांट, ऑल स्पीसीज ऑफ मोनोकोट प्लांट, या फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स, या फिर राइस। तो आपको पता है जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अगर आपने किसी जगह पे दाल लगा रखी है ना, किसी एक लैंड पीस पे आपने दाल लगा रखी है, तो जब वहां से आप दाल की खेती निकाल लोगे ना, उसके बाद आप देखोगे वहां पर ना नाइट्रोजन रिच हो जाती है, वो सॉइल है ना नाइट्रोजन रिच हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर है ना लेग्यूम्स के रूट में क्या प्रेजेंट थे? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। Which of the following statement is true? आपको true statement बताना है। Ozone is formed by the action of the UV rays on molecular oxygen at the mesosphere. Ozone is formed by the action of the UV rays on atomic oxygen at the mesosphere. Ozone is formed by the action of the UV rays on molecular oxygen at the stratosphere. Ozone is formed by the action of UV rays on atomic oxygen at the stratosphere। तो हमारा जो ओजोन बनता है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का काम क्या होता है? हमें सूरज की जो किरणें आ रही है उनमें जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल रहने वाली है, उनसे हमें बचाने का काम कौन करता है? हमारा ओजोन करता है। लेकिन ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है, तो जब हमारी यूवी रेज एक्ट करती है, किसके ऊपर एक्ट करती है कि हमारा ओजोन बन जाता है? तो हमारी ओजोन कैसे बनती है? हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके ऊपर जब यूवी रेज एक्ट करती है तो क्या बन जाता है? O3 बन जाता है, और O3 क्या होता है? हमारा ओजोन होता है, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ठीक है, इस बात का ध्यान देना है कि ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। प्लांट्स ईटिंग एनिमल रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। तो एनिमल जो प्लांट खाते हैं वो बहुत सारा मीथेन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, क्या एक सही स्टेटमेंट है? इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत सारी गैसेज रिलीज करती है। कौन कौन सी गैसेज रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O इनटू द एटमॉस्फेयर। Only one is true, only two is true, both 1 and 2 and neither 1 nor 2। तो आपको पता है दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? neither 1 nor 2। ठीक है, उन्होंने नॉट ट्रू पूछ लिया ना, और ये दोनों के दोनों तो ट्रू है। इकॉर्निया क्रैसिपेस इज ऑल्सो नोन एज, तो एक साइंटिफिक नेम उन्होंने दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। ये एक एक्वेटिक वीड का टाइप है, इसका नाम इकॉर्निया क्रैसिपीज है। इसको हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। चूज द करेक्ट कोड। ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। तो आपको पता है टेरर ऑफ बंगाल हम किसको बोलते हैं? इकॉर्निया क्रैसिपीज को बोलते हैं। और ये बहुत ही एक्वेटिक वीड का प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है, हम इसको लेके आए थे इसके खूबसूरत फूलों के लिए। हमें लगा था इसको हम लगाएंगे, हमारी वाटर बॉडीज बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये इतना ज्यादा ग्रो कर जाता है, इतना ग्रो कर जाता है, पूरी की पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेता है। तो आज अब हमारे लिए क्या बन गया है? एक प्रॉब्लम बन गया है, एक्वेटिक वीड बन गया है, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। टेरर ऑफ बंगाल भी बुलाते हैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। स्मोक फॉर्मेशन इज अकम्पेन्ड बाय थर्मल इन्वर्जन, स्मोक स्टेज इन द अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर, आपका जो स्मोक है वो एटमोसफेयर की अपर लेयर में ही रहता है। स्मोक से अगर आपको एक्सपोजर मिल जाता है तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में दिक्कतें होने लग जाती है। स्मोक जो है वो आपकी क्रॉप को और क्रॉप यील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये आपको बताना है। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मोक स्टेज इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी के स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। स्मोक फॉर्मेशन जो है वो थर्मल इन्वर्जन की वजह से बनता है, बिल्कुल सही बात है। आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है स्मोक की वजह से, ये भी बिल्कुल सही बात है। और स्मोक जो है वो आपकी क्रॉप यील्ड्स को भी खराब कर देता है, ठीक है। पोल्यूशन का फॉर्म है ना एक तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अगर आप वाटर देख रहे हो तो सबसे प्योर फॉर्म हम किसको मानते हैं, बारिश के पानी को, झरने के पानी को, कुएं के पानी को, या फिर नदी के पानी को। तो आपको पता है सबसे प्योरेस्ट हम किसको मानते हैं, रेन वाटर को, ठीक है। जो रेन वाटर होता है उसको हम कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म, भले ही आजकल उसमें एसिड रेन भी आ रहा है, लेकिन फिर भी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म हम किसी को बुलाते हैं, रेन वाटर को ही बुलाते हैं, क्योंकि एसिड रेन हर जगह नहीं हो रही होती है, ठीक है। अदरवाइज रेन वाटर जो है वो बहुत ही प्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट दो टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं। तो जब डायरेक्टली जो रिलीज हो रहे हैं उनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं, और प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ मिलके अगर कोई दूसरा कंपाउंड बन रहा है उसको हम क्या बुलाते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं। तो इनमें से कौन सा प्राइमरी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर ग्राउंड लेवल ओजोन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है। नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है वो डायरेक्टली रिलीज हो रहा है, वो भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट, लेकिन जो हमारा ग्राउंड लेवल का ओजोन है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सीएनजी जो है वो इको फ्रेंडली है, बट वो पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगी है। सीएनजी जो है वो बहुत ही एफिशिएंटली बर्न होती है। सीएनजी जो है उसको आप पेट्रोल और डीजल की तरह उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकते, और जो सीएनजी होती है वो बहुत ही कम बचती है, ठीक है। वेरी लिटिल सीएनजी इज लेफ्ट अनबर्न्ड, अनबर्न्ड सीएनजी जो होती है वो बहुत ही कम बचती है। तो ये जो सारे स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, लेकिन पेट्रोल एंड डीजल से महंगी होती है या कंपैरेटिवली महंगी होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सीएनजी का प्राइस जो है आप कभी भी चेक कीजिएगा, हमेशा किससे कम होता है, पेट्रोल एंड डीजल से कम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पस डू मेनी मेरीन एनिमल जनरली यूज द डिजोल्व कार्बोनेट इन सी वाटर। ठीक है, जो हमारे मेरीन एनिमल्स है जो पानी में घुला हुआ कार्बोनेट है उसको वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी शेल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमने एक्वेटिक बायोलॉजी का यूनिट किया है या फिर हमने आवर एनवायरनमेंट यूनिट भी जब किया है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पानी है उसके अंदर जो कार्बोनेट घुले रहते हैं उसको हमारे एनिमल्स मोस्टली किस लिए यूज करते हैं, अपनी शेल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अपने अराउंड क्या कर लेते हैं, शेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसमें वो क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं, जो किसमें घुला हुआ है, पानी के अंदर घुला हुआ है, हमारे मेरीन वाटर के अंदर घुला हुआ कार्बोनेट है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इन कोस्टल एरियाज द डायरेक्शन ऑफ विंड चेंजेस फ्रॉम डे टू नाइट। ठीक है, जब आप कोस्टल एरिया में है तो वहाँ पे विंड की डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, दिन में अलग होती है, रात में अलग होती है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपके जो वाटर वेपर है उनका जो फॉर्मेशन है वो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस हो सकता है। फॉसिल फ्यूल जब बर्न करते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट होता है। फॉसिल फ्यूल
का कंबस्टन जो होता है उसकी वजह से सस्पेंडेड पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब आप फॉसिल फ्यूल बर्न करते हो तो बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, स्मोक, फॉग, स्मॉग, इतना कुछ रिलीज हो रहा होता है और वो सब कुछ कहाँ जा रहा होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने आपको बताया था जो हमारे फॉसिल फ्यूल होता है, कोल एंड पेट्रोलियम होता है, उनके अंदर है ना नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होता है, बट लार्ज क्वांटिटी में नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, इनकरेक्ट है। इसी के साथ हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस कवर हो गए आवर एनवायरनमेंट के। 25 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में आपको कवर कराए थे, ये पार्ट 2 था हमारा। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।